आप आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। एनडीए ने सीटों का अभी तक ऐलान भी नहीं किया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक पहेली बना हुआ है। पार्टियों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। जल्द घोषणा का दावा पार्टियां कर रही हैं। पार्टियों में बातचीत का दौर लगातार जारी है। एनडीए में अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। कुछ सीटों में फेरबदल किया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि अभी तक पेच फंसा हुआ है। पार्टियों में बातचीत का दौर जारी है। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होनी है। 4 जून को मतगणना कराई जाएगी और लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है और ऐलान नहीं किया गया। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है। ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। तो बता दें, पार्टियों में बातचीत का दौर जारी है। कुछ सीटों में फेरबदल किया जा सकता है। अंतिम दौर का मंथन चल रहा है और जल्द घोषणा का दावा पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बिहार में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है अभी तक। सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, बिहार में अभी तक पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग पर कोई भी निर्णय नहीं आ पाया। वहां लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बात है कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिल्कुल बज चुका है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट जो सबसे हॉट स्पॉट रहता है राजनीति के लिहाज से, वहां अभी भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। वो चाहे एनडीए हो चाहे सब दोनों ही तरफ से जो भी बड़े नेता है उनका एक ही चीज कहना है कि जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। आज जदयू के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको सीएम हाउस में बुलाया गया था। शायद सीट शेयरिंग का ही मसला था, जिसमें संजय झा जो कि नीतीश कुमार के बहुत निकट सहयोगी माने जाते हैं और जो भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, नवनिर्वाचित एमपी हैं, संजय झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये चीजें जल्दी सुलझा ली जाएगी और प्रेस के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। सवाल यही उठता है कि आखिर सुलझाई कब जाएंगी। सुजीत, क्या लग रहा है, पेच कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? किन सीटों पर बात नहीं बन पा रही है? ये देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंस रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एनडीए में एक तरफ जहां बीजेपी है, जदयू है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी है और हम पार्टी के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी है। यानी कि 4-5 पार्टियों का पूरा कुनबा है। अब इस पे जो सीटें जो मामला फंस रहा है, वो सीटें जो है वो सीतामढ़ी है, शिवहर में है। शिवहर से जो सुनील कुमार पिंटू हैं वो अपनी दावेदारी को जता रहे हैं। हालांकि वो शुरू से बीजेपी में रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी से भी सिटिंग एमपी में। सीतामढ़ी में जो विधानसभा के उप सभापति हैं प्रोफेसर देवेंद्र ठाकुर, वो अपनी इच्छा को जाहिर कर चुके हैं कि मैं सीतामढ़ी से अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा। कहने का मतलब ये है, ठीक अगर वैसे ही देखा जाए तो गया सीट है। गया सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन गया सीट जो है वो गठबंधन में तहत जाएगा तो वहां से हम पार्टी जो है वो अपना दावा ठोक रही है। वैसा ही मामला काराकाट को लेकर के है। काराकाट से अभी जदयू का एमपी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नजर उस पर टिकी हुई है। इसके अलावा अगर इन सब सारी चीजों को देखें तो लोजपा के जो दोनों धड़े हैं, जिसका एक धड़े का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस करते हैं, दूसरा चिराग करते हैं। तो चिराग, जो कुछ दिन पहले ये बातें आई थी कि चिराग पासवान को वो सारी सीटें दे दी गई है जो पशुपति पारस के पास थी। तो पशुपति पारस का ये कहना है कि आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। आधिकारिक बयान सीटों का आएगा तो फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या कर। कुल मिला जुला करके
अभी एनडीए और महागठबंधन दोनों की स्थिति बरकरार बनी, ऐसी ही बनी हुई है, संशय बना तो हुआ है। आपको क्या लगता है कि पशुपति पारस जो है उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है कि वो ऐलान तक इंतजार कर रहे हैं क्या उसके बाद, क्योंकि जिस सीट की मांग कर रहे हैं वही चिराग पासवान मांग रहे हैं, वही पशुपति पारस मांग रहे हैं, तो क्या अगर बात नहीं बनती है तो वो चिराग पासवान के खिलाफ निर्दलीय भी लड़ सकते हैं एनडीए से गठबंधन तोड़ के? हाँ जी, पशुपति पारस ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि वो एनडीए को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पशुपति पारस जो है और चिराग, ये दोनों एक ही जगह के लिए लड़ रहे, फाइट कर रहे हैं, और वो है हाजीपुर सीट, जो कि परंपरागत रूप से रामविलास पासवान की सीट मानी जाती है। ये दोनों ही रामविलास पासवान की परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए आतुर है, लेकिन अब किस करवट बैठेगा इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक चीज और यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगा, महागठबंधन की तरफ से भी सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में कांग्रेस का ये कहना है कि मुझे कम से कम 9 सीटें चाहिए, वैसे ही जो वाम दल है उनका भी कहना है कि हमें भी 8 और 9 सीटें चाहिए। आरजेडी का कुछ और कहना है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही तेजस्वी जो है वो मुंबई जाने वाले हैं सीटों के पेच को सुलझाने के लिए। तो एक तरफ बिहार एक हॉटस्पॉट अभी भी बना हुआ है, जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर के तो घोषणाएं तो हो गई, लेकिन सीटों को लेकर के संशय बनी हुई है। उम्मीदवार अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किसे टिकट मिलेगा। जब तक सीट तय नहीं होगा तो टिकट में मिलने की बात सामने नहीं आ सकती है। जी अच्छा, जी बिल्कुल, और अब सवाल यही बना हुआ है कि गुत्थी कब तक सुलझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में मतदान किए जाएंगे, 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, तीसरे चरण में 7 मई को, चौथे चरण में 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को होगा, छठे चरण का मतदान 25 को और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान किया जाएगा, इसका ऐलान कर लिया गया है। 7 चरणों में बिहार के चुनाव की घोषणा की है। महासंग्राम होने वाला है, रणभेरी बज चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और माननीय नीतीश कुमार जी के किए गए काम, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, उसके बदौलत जनता की अदालत में हम जाएंगे और विपक्ष का नकारात्मक रवैया, झूठा श्रेय लेने का जो राजनीतिक होड़ है, इनका पर्दाफाश करते हुए हमारी उम्मीद है कि पिछला बार 39 सीट जीते थे, इसमें 40 में 40 जीतेंगे, जिससे कि 400 पार का जो अभियान है उसमें सहयोग हो सके। प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं बचा। अब जिस तरह जांच एजेंसियां, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी 2014 के पहले जो कार्रवाई की थी बहुत कम संख्या थी, और 2014 के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में ईडी की कार्रवाई हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई हुई, और जो बीजेपी के साथ चले गए उन पर कार्रवाई बंद हो गई, वो सदाचारी हो गए अजित पवार जी। इसके पहले तक उनके ऊपर ईडी का तलवार लटक रहा था। तो ये ईडी का इस्तेमाल 10 वर्षों में बीजेपी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए किया, परेशान करने के लिए किया। निश्चित रूप से आज देश में भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं एक भय है कि सरकार की मशीनरी और जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है, आज हर भ्रष्टाचारी को ईडी के सपने रात में आते हैं कि कहीं अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। जब हम कहते थे कि 0 टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार पे, तो हम इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित किया है कि आज देश भर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि इस देश में नरेंद्र मोदी हैं, जिसको गरीबों का पैसा का कोई दोहन करेगा, कोई अपने परिवार और अथाह संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार के, चाहे सरकारी तंत्र का जो भी मशीनरी हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, वो निश्चित रूप से उनको अपने पब्लिक ने तय कर लिया है
कि अगला प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और बिहार में जो हम लोगों ने इंटरनल फीडबैक भी अपने वर्कर से लिया है, कहीं कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है बिहार में। वो तो अपना यात्रा ही करते हुए निकल गए राहुल गांधी जी। हम लोग तो देखे ना आज क्या हाल किए थे, पूरा उस नाम से लेकर के अन्य चीज़ों का। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो हम लोग का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, और जिस तरह का काम चल रहा है देश में या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, इट इज वन वे इलेक्शन। अररिया में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी इनायत खान ने परमार सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 7 मई को जिले के कुल 20,05,830 मतदाता 7 मई को मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सभी 6 विधानसभा में कुल 1994 बूथ बनाए गए हैं। डीएम इनायत खान ने कहा कि जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, साथ ही फेक न्यूज पर भी पैनी नजर रहेगी। कैंडिडेट्स हैं वो फाइनलाइज हो जाते हैं और कंडक्ट लागू हो गया। अररिया पार्लियामेंट्री चुनाव तृतीय चरण में है। 7 मई को मतदान किया जाएगा। 12 अप्रैल से अधिसूचना जारी करने के बाद नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है और समीक्षा करने की अंतिम तिथि 20, और किसी अभ्यर्थी को अगर अपना नाम वापस लेना है तो उसके लिए अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। हमारे जिले में आज की 15 तारीख तक लगभग 20 लाख मतदाता हैं और जिसमें से 10,43,000 पुरुष तथा महिला मतदाता 9,62,000 हैं। इसके अतिरिक्त 93 मतदाता ट्रांसजेंडर्स भी हैं। खबर अररिया से। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती के 136वें जन्म महोत्सव समारोह फारबिसगंज के NH57 स्थित सत्संग केंद्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर फारबिसगंज व आसपास के सत्संग के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर फारबिसगंज सत्संग केंद्र में भजन कीर्तन कर श्री श्री ठाकुर को याद किया गया। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को सत्संग के महत्व पर विस्तार से व्याख्यान किया गया और उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को किस तरह सार्थक बनाया जा सकता है बताया गया। खबर बांका से है। चुनाव का बिगुल बजते ही जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। बांका लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख मतदाता हैं। निर्वाचन को लेकर शनिवार संध्या जिला निर्वाची पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांका लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होना है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। जिसमें 197 कि बांका का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 27 नंबर का है। इस 27 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 15 लाख इलेक्टर्स हैं हमारे, जिसमें लगभग 7.06 लाख महिलाएं हैं, 7.93 लाख मेल हैं। यहाँ पर कुल 1548 बूथ, जिसमें अर्बन क्षेत्र में 90 और रूरल क्षेत्र में 1458 है। कुल पोलिंग स्टेशन लोकेशन हम लोगों की 1191 है। खबर मधेपुरा से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। डीएम विजय प्रकाश मीणा ने समाहरणालय स्थित NIC सभागार में पत्रकारों से वार्ता की। डीएम ने कहा कि मधेपुरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आती हैं, जिनमें आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा और सहरसा जिले के सहरसा, माहिषी और सोनवर्षा विधानसभा में शामिल हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 21,11,773 है। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया है और बिहार में 7 चरण में चुनाव हो। हमारे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र 13 संसदीय क्षेत्र में का चुनाव थर्ड फेज में पड़ रहा है। थर्ड फेज में पड़ रहा है और मतदान 7 मई को निर्धारित है। तो इसके लिए आज प्रेस ब्रीफिंग की गई है। आप सभी लोगों को हमने अवगत कराया कि हमारा जिला में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। हम सभी प्रकार से सजग हैं और हमारा जिला तैयार है, चाहे वो MCC के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे EVM पार्टी की ट्रेनिंग से रिलेटेड हो।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं किशनगंज जिला समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम तुषार सिंगला ने जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, जहां किशनगंज जिले में दूसरे चरण के चुनाव होंगे, जिसकी अधिसूचना 28 मार्च को जारी कर दी जाएगी। वहीं 8 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 8 अप्रैल को अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी के बाद सभी प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित किया जाएगा और 26 अप्रैल को जिले के 12,11,331 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारी जो आज अधिसूचना जारी हुई है उसके आलोक में ही जो सारी समय विवरणी आपको शेयर कर दी गई है। किशनगंज जो पीसी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें मतदान की तिथि 26 अप्रैल रहेगी। इसके पहले जो भी नॉमिनेशन की डेट्स हैं और नॉमिनेशन विड्रॉ करने की डेट्स भी आप सबके साथ साझा की गई हैं और काउंटिंग का डे 4 जून रहेगा। तो हमारी सारी तैयारी मतदान प्रक्रिया को लेकर और जो भी इसकी जो सारे कोषांग हैं सारे एक्टिव हैं, कोई भी किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई किसी भी एंगल से नहीं। 2024 को लेकर शनिवार की संध्या सासाराम संसदीय क्षेत्र व बक्सर संसदीय क्षेत्र में आने वाले भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ सहित पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले में जगह जगह से प्रशासन और नगर परिषद, नगर पंचायत के द्वारा चौक चौराहे पर लगाए गए पोस्टर, बैनर, होल्डिंग को हटाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही आचार संहिता उल्लंघन न करने की इजाजत भी की गई है। आज भी जैसे इसके लिए जो हमने कल भी बैठक किया था और आज भी जैसे 3 बजे वक्त हम लोग सभी अपने जो ARO के साथ मीटिंग करके जहां भी सरकारी प्रतिष्ठान है सभी से जो पोस्टर है सबको रिमूव किया जा रहा है। जो साथ ही साथ पब्लिक का भी अगर उसके घर पर किसी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर उसके बिना सहमति के लगा हुआ है उसको हटा लेना है। अगर हम लोग की टीम जाती है और पाया जाता है कि झंडा लगा हुआ उनकी सहमति नहीं है, फिर उस पर हम लोग आचार संहिता उल्लंघन का आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। पूर्णिया में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पूरा मामला मधुबनी क्षेत्र के मेहता चौक का है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। घटना के बाबत मृतक हार्डवेयर व्यवसायी प्रदीप वो हमसे हमेशा बार बार बोलता था कि उसकी पत्नी उसके मारने का प्लान कर रही है। ये हमसे ही नहीं बोली है, हमारी छोटे भाई की वाइफ है उनसे भी बोली है। 2 दिन पहले वो किसी रात में 12 बजे किसी से बात कर रही थी कि इसको रास्ते से हटाना है। वो हमेशा सोचा कि हम समझौता कर लेंगे, ये सुधर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम जो दिया वो तो सबके सामने में है। वो कोल्ड ब्लडेड 2-3 आदमी से मिल करके उसको मार दिया। मधेपुरा में किन्नरों के द्वारा भिक्षाटन के नाम पर दुकानदारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां किन्नरों के द्वारा मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर लगभग 1.5 दर्जन दुकानदारों ने सदर थाने में आवेदन दिया है। दुकानदार चंदन कुमार, मुकेश कुमार, मोहम्मद जिया अहमद, रणजीत सिंह समेत अन्य दुकानदारों ने थाने में आवेदन दिए जाने में कहा कि बीते दिनों शाम करीब 4 बजे 14 से 15 किन्नरों की टोली मुख्य बाजार के मोहरा मार्केट स्थित उनकी दुकान पर आकर 5100 रुपये मांगने लगे। दोपहर नहीं देने पर वे लोग दुकान में घुसकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और नंगा नाच करने लगे। जब वो अपनी दुकान के गेट को बंद करने लगे तो किन्नरों ने उनका कॉलर पकड़ा और बाहर खींच लिया। किन्नर लोग मेरे दुकान पर आए सर, लोग आए तो बोला होली के खुराकी चाहिए, 5100 रुपया मांग रहे थे। तो इसको हम 500 रुपया दिए थे, तो बोला 500 नहीं 5100 रुपया लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। हम 500 रुपया दे रहे थे, हम दुकान से बाहर निकल रहे थे, ठीक है ना। इसी में मेरा कॉलर पकड़ लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमको मारने पीटने लगे। बहुत दुखद घटना है, सब मिल करके इसको निकाल करके जो है ना जे पतार मारा है। दुकानदार के साथ इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। आप मांगने आते हैं सब बात ठीक है, लेकिन किसी दुकानदार को दौड़ा के पीटना यह दुखद है। मधेपुरा के लिए काला अध्याय है। व्यापार संघ, जिला प्रशासन इसको अपने स्तर से देखे और कार्रवाई करे। कैमूर में दुर्गावती थाना क्षेत्र के उतपुरा गांव में एक विधवा महिला की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान उतपुरा गांव निवासी स्वर्गीय विजय शंकर शर्मा की पत्नी सविता कुंवर के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विधवा महिला के सिर में 2 गोली लगने के निशान पाए गए। फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस मामले में हत्यारों की तलाश कर रही है।